सोपोर पुलिस ने अलबदर के एक मॉडल का पर्दाफाश करके 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 4 मिलिटेंट भी शामिल हैं। डीआईजी शिमाली कश्मीर उदय भास्कर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि रावचा रफियाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस के एक मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान इन अफराद को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि ये मिलिटेंट सोपोर और आसपास के इलाकों में हमले करने का मंसूबा रखते थे। इनके कब्जे से खासी मकदार में हथियार व गोला बारूद, काबिल एतराज मवाद और 3,86,000 रुपए बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अफराद में विरासत तांत्रे आमिर सुल्तान वानी और तारक अहमद भट्ट शामिल हैं। इन तीनों ने कहा है कि वो 2 बरस से अलबदर के लिए काम कर रहे थे। पाकिस्तानी मिलिटेंट यूसुफ और अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाले खुर्शीद नामी मिलिटेंट के लिए वो काम कर रहे थे। उन्हें रफियाबाद सोपोर में मिलिटेंसी की अहिया का काम दिया गया था। इनसे पूछताछ के बाद फोर्सेस ने अशरफ नजीर भट्ट नामी मिलिटेंट को गिरफ्तार किया। अशरफ के अलावा मिलिटेंटों के मजीद 3 एयानतकारों और OWGs को भी गिरफ्तार किया गया। इस सिलसिले में मजीद जांच जारी है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिला, सो उसके साथ साथ पुलिस पार्टी अलॉन्ग विथ 32 RR और 92 CRPF हमने ये पूरा एक जॉइंट ऑपरेशन में हमने पहले 3 लोगों को अरेस्ट किया। सो उसका सस्टेनिंग क्वेश्चनिंग में हमको और एक लीड मिल गई। सो उसके बाद हमने अनदर एक ऑपरेशन दूसरा किया, उसमें हमने और एक मिलिटेंट को हमने पकड़ लिया। सो ये 4 मिलिटेंट और 3 OGWs है। सो इसके साथ पूरा ये हमने सस्टेनिंग क्वेश्चनिंग में हमको ये पता चल गए। सो ये पाकिस्तान में जो बेटा है, ये एक हैंडलर उसने चला रहा था। सो उसका नाम है ये यूसुफ बलूची है। सो उसको अलियास खुर्शीद है। सो ही इज अ रेजिडेंट ऑफ अनंतनाग एट प्रेजेंट पाकिस्तान। सो इसके साथ साथ बेसिकली इसका टारगेट है सिक्योरिटी फोर्सेस का पे अटैक करने के लिए ये लोग प्लानिंग कर रहा था। बट by the timely intervention of police, army and CRPF, we could avert their plans. PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया कि हिजाब पर पाबंदी से बीजेपी यूपी में असेंबली इंतखाबात में फायदा हासिल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। महबूबा ने लदरौन कुपवाड़ा में PSA मेंबर मुश्ताक अहमद वानी और एडवोकेट मुमताज अहमद वानी की वालिदा के इंतकाल के सिलसिले में उनके घर जाकर ताज़ियत का इजहार किया। मुफ्ती के हमरा पार्टी के जिला सदर और स्टेट कोऑर्डिनेटर गुलाम नबी पंडितपुरी, अब्दुल मजीद पीर समेत दीगर लीडरान मौजूद थे। बहुत बुरा है, कहीं ना कहीं इसके तार जो है यूपी इलेक्शन के साथ मिल रहे हैं। बीजेपी चाहती है कि वो फिर से पोलराइज करे, और इसके अलावा जो हमें लगता है ये एक साजिश है जो हमारी बच्चियां हैं उनको तालीम से दूर रखने की, उनको डिस्करेज करने की, ताकि वो घरों में बैठ जाए। पर मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी बच्चियां जो हैं बहुत बहादुर हैं। जिस तरह से वो मुकाबला कर रही हैं, वो अपनी तालीम का जो है नुकसान नहीं करेंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो इस मुल्क में इस वक्त बड़े बड़े लीडर बैठे हुए हैं वो भी सामने आएंगे और ये इस पे जो है मुदाखलत करेंगे, ताकि ये जो बच्चियां हैं, देखिए हिजाब है, सर पे दुपट्टा है, सर पे घूंघट है, ये तो एक तहजीब का हिस्सा है। तो मुझे समझ नहीं आती है कि ये किस हद तक जा रहे हैं इस वक्त जो बीजेपी के लोग हैं, कितना इस मुल्क को बांटेंगे। मैं बार बार कहती हूँ कि कहीं ना कहीं ये लोग जो है गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क बनाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, सबकी जो है ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बनाना चाहते हैं। और हिजाब पे पाबंदी, हिजाब पे इस तरह का जो शोर शराबा है, ये एक तो यूपी के इलेक्शन में फ़ायदा लेने के लिए, दूसरा जो हमारी मुस्लिम बच्चियां हैं उनको तालीम से दूर करने की साजिश हो रही है। जो डिलिमिटेशन है ये सब जानते हैं कि इसमें सारी उथल पुथल की गई है। सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी बीजेपी को फ़ायदा देने की कोशिश की गई है। हालांकि जम्मू में, सुचेतगढ़ में, नगरोटा में कई जगह लोग बहुत गुस्से में हैं, चिनाब वैली में हैं, पीर पंचाल में हैं, और यहाँ भी कश्मीर में जो उन्होंने किया है वो तो अल्लाह ही हाफिज़ है उसका। तो मेरा ये मानना है कि अगर इनको वाकई राजौरी पुंछ के साथ, चिनाब वैली के साथ ये सोचते हैं कि इसको अलग करना है, तो वहाँ 2026 तक इंतज़ार करना चाहिए था। उसके बाद उनको अलग पार्लियामेंट सीट देनी चाहिए थी, एक पीर पंचाल के लिए, एक चिनाब वैली के लिए।
इसी तरह जम्मू कश्मीर में जिस तरह इन्होंने इलाकों को बांटा है, कहीं का इलाका कहीं से न ज्योग्राफी मिलती है न नंबर्स मिलते हैं, मैं समझती हूँ ये एक बहुत बड़ी साजिश की इन्होंने। ये जो इनका आरएसएस का बीजेपी का जो एजेंडा है, जम्मू कश्मीर को तितर बितर करना, जम्मू कश्मीर को डिसएम्पावर करना, यहाँ के लोगों के इख्तियारात तमाम छीन लेना, उसमें जो 2019 5 अगस्त को इन्होंने किया, जो एक डिसएम्पावरमेंट का सिलसिला शुरू किया, ये उसी की एक कड़ी है, ये कोई अलग चीज़ नहीं है। सुरनकोट पुंछ में तालिबात के ग्रुप ने हिजाब की हिमायत में एहतजाज किया। उन्होंने कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली तालिबात के साथ इजहार यकजहती किया। इन तालिबात ने कहा कि हिजाब हमारा मजहबी और आईनी हक है और ये इनसे कोई नहीं छीन सकता। उन्होंने कहा कि मुस्लिम तालिबात के हिजाब पर पाबंदी से मोदी हुकूमत की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे पर भी सवाल उठ रहे हैं। की बहनों के कि हम उनके शाना बिछाना खड़े हैं और हम मोदी हुकूमत को भी बताना चाहते हैं कि आप एक तरफ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं और दूसरी तरफ बेटियों की सरों की चादरें उतारने की बातें कर रहे हैं। और हम अपनी बहनों के साथ खड़े हैं और हम जब तक हमारी बहनों को उनका हक नहीं दिया जाएगा और हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, हम उनके साथ हैं। और हिजाब हमारा आईनी हक है और आर्टिकल 14 के तहत ये हमारा हक है और हम इसको कभी नहीं उतारेंगे, चाहे हमारी जाने क्यों न चली जाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर का अभी तक कोई रद्द अमल नहीं आया। उन्होंने एक ट्वीट करके नहीं कहा और कि अगर हमारे फैसला हमारे हक में ना हुआ तो हम आगे भी ऐसे प्रोटेस्ट करेंगे और हम धरने पे बैठेंगे। हमसे हमारा आईनी हक छीना जा रहा है, हमें आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट्स हमारा छीना जा रहा है। जो आए दिन कर्नाटका में वारदात हुई जिसके खिलाफ सिर्फ एक लड़की मुस्कान चौधरी और मैं दावा गवर्नमेंट से कहना चाहूंगी कि मोदी जी से कहना चाहूंगी कि एक तरफ आप कह रहे हो कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और दूसरी तरफ अभी तक आपने एक ट्वीट तक रद्द अमल में नहीं लाया गया। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द स्कूल और कॉलेज खोले जाएंगे। उन्होंने कई दीगर पॉलिसियों और फैसलों के बारे में भी जानकारी दी। स्कूल कॉलेज अब खोलने का समय आ गया है। कल जब बैठक कर रहे थे तो उसमें हम सबने आपस में चर्चा की है। 9th, 10th, 11th, 12th ये क्लासेस बीच में चले थे, लेकिन बाकी क्लासेस 2 साल से नहीं चले। जिला मजिस्ट्रेट माने डीसी और वहां के एजुकेशन अफसर दोनों डिवीजन के डिविजनल कमिश्नर को एम्पावर किया गया है। कश्मीर डिवीजन में अभी विंटर हॉलीडेज है 1 मार्च से और जम्मू डिवीजन में 9th, 10th, 11th, 12th अति शीघ्र अपने अपने जिले में जिलाधिकारी डीसी घोषित कर देंगे और बाकी सभी कक्षाएं मैं उम्मीद करता हूं किसी हफ्ते आज सोमवार मंगल से शुरू हो जाएंगी। बाकी कक्षाएं भी अगले सोमवार से सभी स्कूल कॉलेज पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने यूटी में जल्द ही स्कूलों को दोबारा खोलने का इशारा दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि कोविड की सूरत हाल अब बेहतर हो रही है। एलजी ने स्कूल इंतजामिया से भी स्कूलों को खोलने की तैयारियों में जुट जाने को कहा है। स्कूलों की सैनिटाइजेशन का काम करने को कहा गया है। तलबा ने एलजी के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि ऑनलाइन कभी भी ऑफलाइन तालीम का मुतबादल नहीं हो सकता। तलबा का कहना है कि वादी में गुज़श्ता 3 सालों से स्कूल बंद है, इसलिए स्कूलों को हर हाल में दोबारा खोला जाना चाहिए। ख्याल है कि सरमाए तातीलात 28 फरवरी को खत्म होंगी, ताहम महकमे तालीम ने 21 फरवरी से ही स्कूल खोलने की तजवीज़ दी है। मैं बोलूंगी कि मेरे 10th एग्जामिनेशन के बाद अब हमें मतलब हायर सेकेंडरी में जाना था, तो मैंने ऐसे स्कूल का वो जो करिकुलम है मैं स्कूल एंटर हुई ही नहीं हूँ, क्योंकि उसके बाद ही पेंडेमिक स्टार्ट हो गया। तो 11th 12th स्कूल होता क्या है, ये जरूरी है कि मतलब हम ट्यूशन सेंटर जाते हैं या हमें घर में भी अपने पेरेंट्स एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमारे स्कूल में एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में हमारी ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वहाँ पे वो अपग्रेड हो जाती है एक हिसाब से। नो डाउट वो हमें घर में भी प्रोवाइड करते हैं हमारे पेरेंट्स, लेकिन हम चाहते हैं जैसे ट्यूशन इंस्टीट्यूट्स अब इन्होंने रीओपन किए वापस, हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल भी वापस रीओपन हो जाए। हम बहुत खुश है क्योंकि चाहे कितना भी हमारे पास एडवांस सिस्टम हो, टेक्नोलॉजी हो, फिर भी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासरूम्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। हम कितना भी बोले, अगर ऑफलाइन अगर कितना भी
इंसान पढ़े तो बोर, इंसान ऑनलाइन बोर हो जाता है, एक टाइम के बाद सैचुरेशन आ जाती है और ऑनलाइन से बहुत सारा नुकसान भी होता है, आंखें भी खराब हो जाती है। हम 4-5 घंटे कंटिन्यूसली फोन या टैब की तरफ देख नहीं सकते हैं। ऑफलाइन हम आराम से पढ़ सकते हैं, क्लास में क्वेश्चंस बोल सकते हैं, सर से पूछ सकते हैं और टीचर्स भी एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, बहुत अच्छा वो कनेक्शन हो जाता है, तो वैसे इंसान अच्छे से पढ़ सकता है। ऑनलाइन वो चीज रिप्लेस नहीं कर सकती है। तो इससे बहुत सारा एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों पे, क्योंकि बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे पा रहे थे नेटवर्क की वजह से या बाकी बहुत सारे वजूहत होते हैं, तो बैक टू क्लासेस आएंगे ऑफलाइन क्लास में, जिनको वहाँ पे पर्सनल एक अटेंशन और पर्सनल एक टीचर मिलेगा जिनको प्रॉपर्ली गाइड भी कर सकते हैं। हदबंदी कमीशन की तरफ से नई असेंबली हलकों के मसवदे के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस डोडा ने सूबाई नायब सदर खालिद नजीब सहरवर्दी की क़यादत में एहतजाज किया। मरकजी हुकूमत व कमीशन के खिलाफ नारेबाजी की गई। खालिद नजीब सहरवर्दी ने बीजेपी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि यह हदबंदी सिर्फ फ़िरक़ावाराना बुनियादों पर की गई है। उन्होंने दावा किया कि कमीशन को खुद पता नहीं है कि उन्होंने क्या हदबंदी की है। ये एक मनसूबाबंद साजिश के तहत एक मखसूस पार्टी के लिए जमीन हमवार करने की कोशिश की गई है। खुद भी रिपोर्ट को देखा होगा, बिल्कुल जो कहीं का अपने कोई रिश्तेदार होंगे, जो उनको अपने वोटर होंगे, उनको उठा के दूर 100 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रख दिया। बीच में कोई और कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनके ऊपर से दूसरे हिस्से से मिला दिया है। अजब तमाशा है। और ये कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बढ़ाई जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूंसियाँ नई नई बनाई जाती हैं। इसमें पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ ख़त्म कर दी, जो बहुत पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनको आपने ख़त्म कर दिया है। और अपने मफाद के लिए, अपने आदमियों को फ़ायदा देने के लिए आपका तो सबसे बड़ा हरबा जी कश्मीर में छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जम्मू से नाइंसाफ़ी है, यहाँ बड़े आपने तो किश्तवाड़ पार्डर की इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है। और आबादी पे अगर निर्भर होना है, आबादी पे आप रखते हो, और 2011 सेंसस फिर भी हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा की 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनती थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनों ने सांबा में भी हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने डीसी सांबा के जरिए हदबंदी कमीशन को एक मेमोरेंडम इरसाल किया। पार्टी लीडरान ने कहा कि कमीशन की रिपोर्ट में हलकों को जिस तरह तश्कील दिया गया है वो हैरान कुन है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि कमीशन को गुमराह करके ये रिपोर्ट तैयार कराई गई है। उन्होंने कहा कि जिला सांबा के कई इलाकों के साथ काफी नाइंसाफी हुई है। ये जो मौजूदा डिलिमिनेशन कमीशन रिपोर्ट है, जिस भेदभाव से ये लागू की गई, हम इसको सिरे से नकारते हैं। हम चाहते हैं कि अगर सेंटर सिंसियरली जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की और जम्मू को एम्पावर्ड करना चाहता है तो वो 21 के आधार पर, सेंसस जो 21 का है उसके आधार पर डिलिमिनेशन करवाए। कटली और रामनगर को वहाँ रामगढ़ में लगा दिया, रामगढ़ वालों को सांबा में लगा दिया। सेंस ऑफ जो रोटेशन होती है, रोटेशन क्या होती है? रोटेशन होती है कि किसी आदमी को, किसी फील्ड को, किसी इलाके को एक रिलीफ देना। अब रायपुरा वाले सच्चे क्राइम कर रहे हैं कि हम 25 साल पहले भी रिजर्व में थे तो आज भी रिजर्व में, तो सेंस ऑफ रोटेशन कहाँ गया? ये पता नहीं कहाँ से इन्होंने ये फीड अप इनको किया कि कौन लोग थे वो जिनको गुमराह किया। हम तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को मिसगाइड किया गया और गुमराह किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिला यूनिट की जानिब से हदबंदी कमीशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट के खिलाफ रामबन में पुरअमन एहतजाज किया गया। जिला सदर सज्जाद शाहीन ने इसकी क़यादत की। हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट नामंजूर, गोल संगलदान की तकसीम नामंजूर और पोगलपरिस्तान की तकसीम नामंजूर के नारे लगाए गए। जिला तरक्याती काउंसिल चेयरपर्सन शमशाद शान ने शिरकत की। पार्टी का वफ्द जिला तरक्याती कमिश्नर से मिला और खदशात और एतराज़ात पर मबनी एक मेमोरेंडम भी पेश किया। इक़्तिदार के गलियारों तक पहुंचने के लिए राह हमवार करने की एक सारी की सारी एक्सरसाइज है, जिसको हमारी पार्टी पूरी तरह से मुस्तरद करती है। हमारी पार्टी का ये फैसला हुआ कि हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर हम पुरअमन एहतजाज करके डिलिमिटेशन कमीशन को अपने एतराज़ात जो है, ऑब्जेक्शन जो है, हम उन तक बजरिए कंसर्न डिप्टी कमिश्नर पहुंचाएंगे। तो ये उसी सारी उस सारे सिलसिले की एक कड़ी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनों और लीडरान ने राजौरी में भी हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट के साथ
इंसाफ करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिले के लोगों ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया है और ये कमीशन की नहीं बीजेपी की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि पूरी रिपोर्ट लोगों की तवक्कात और उम्मीदों के बरअक्स है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के लिए अपनी नौयत की पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर में भी अब दीगर रियासतों की तरह स्पोर्ट्स पर्सन्स को मराहत दी जाएंगी। एलजी ने जम्मू में स्पोर्ट्स पर्सन्स व दीगर मुताल्लिकीन से खिताब किया। कौमी व बैनुल-अक़वामी सतह पर बेहतरीन मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन के अलावा दीगर सहूलियात दी जाएंगी। हमारे जो खिलाड़ी हैं, प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, या जो हमारा नौजवान है जो अपनी प्रतिभा को खेल के माध्यम से निखारना चाहता था, उसके लिए बहुप्रतीक्षित थी ये स्पोर्ट्स पॉलिसी। और काफी गहन विचार करके, स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करके, देश के दूसरे हिस्सों में जिस तरह की अच्छी पॉलिसी है उसको दृष्टिगत रखते हुए मेहनत से मैं कहूं कि स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई गई है और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी के साथ साथ पुरस्कार का भी प्रबंध किया गया। कोविड के दौरान और बाद में वैक्सीनेशन मुहिम में मेहनत और लगन से काम करने वाली आशा वर्कर्स के लिए मराहत का ऐलान किया गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में इसका ऐलान किया। जिन्होंने बहुत ही रिमार्केबल काम कोविड के थर्ड वेव में किया है और वैक्सीनेशन में भी, तो आज हम उनके लिए भी ऐसी 12,789 12,789 अभी आशा वर्कर्स हैं जिनको 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 3 महीने का इंसेंटिव आज हम अनाउंस करते हैं और एनएचएम को इस आशय के निर्देश दे दिए जाएंगे। अनंतनाग के वांदवलगाम इलाके में बरंगी दरिया में आबगिरह की शक्ल में एक बड़ा गड्ढा रुनुमा हुआ है। इसकी वजह से लोगों में तशवीश पैदा हो गई। इस आबगिरह के रुनुमा होने की वजह से दरियाए बरंगी का सारा पानी ज़ेर ज़मीन गायब हो रहा है। उधर डीसी अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने माहिरीन के हमरा इलाके का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि ये एक जोग्राफियाई अमल है और इसके वजूहात जानने के लिए माहिरीन की मदद हासिल की गई है। दरिया बरंगी के पानी को अब दूसरे रास्ते से मुंतकिल किया जाएगा। एसडीएम कोकरनाग ने आबगिरह के नजदीक लोगों की नकल हमल पर पाबंदी आयद कर दी है। तो एक बार एज ए टेम्परेरी मेजर हम इसका जो पानी है, क्योंकि मुझे बताया गया कि लगभग 50 क्यूसेक्स के आसपास इसका डिस्चार्ज है जो काफ़ी ज़्यादा होता है, साथ वाले एरिया से इसको अभी हम डाइवर्ट कर रहे हैं और फिर इसकी एक पूरी साइंटिफिक जियोलॉजिकल स्टडी करवाकर ही आगे कोई कोर्स लिया जाएगा। अपील है कि जो इसको एक बहुत क्यूरियोसिटी की तरह ना लें और जो लोग इस साइट पे बार बार आने की कोशिश कर रहे हैं ये कोई और हादसे का शक्ल ना ले, हम इस चीज़ को प्रिवेंट करवाना चाहते हैं। एसडीएम कोकरनाग की तरफ से ऑलरेडी कुछ प्रिवेंटिव सेक्शंस इसमें लगाए गए हैं। तो अभी एसडीपीओ साहब के साथ डिस्कशन हुई पैरामीटरी कंट्रोल के बारे में। तो लोगों से यही अपील है कि जो भी एडवाइजरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आ रही है उसका पालन करें और बिल्कुल जो ये सिंक होल है उसके पास ना आए। जो हमें स्टेप्स आगे लेने हैं वो साइंटिफिक वे से लिए जाएंगे। आप दूर से देखें, जो पेरीमीटर कंट्रोल जितना है उसके पीछे से रखें और इसको देखें और जाएं अपने एरिया। श्रीनगर के शहर खास में वाक़ कटकोल में बहुत जल्द कश्तियां और शिकारे नजर आएंगे। जिला इंतजामिया श्रीनगर इस अहम आबी वसाइल की शान रफ्ता बहाल करने की कोशिश में लगी है। मकामी लोगों को भी उम्मीद है कि अब यहां पहले की तरह वाटर ट्रांसपोर्ट दोबारा शुरू होगा। पेश हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर सरसब्ज मैदानों, पहाड़ों और दिलकश नज़ारों के लिए बेहद मशहूर है, मगर इसके अलावा कुदरत ने इस वादी को बेपनाह आबी वसाइल और ग्लेशियर से भी नवाजा है। मुख्तलिफ आबी वसाइल कश्मीर की तारीख का एक अहम हिस्सा रहे हैं। शहर खास से मशहूर श्रीनगर के डाउनटाउन में भी कई आबी वसाइल
वाटर ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन जरिया रही है। कुटकुल या सुलतकुल नामी वाटर बॉडी इसी की एक मिसाल है, मगर अब ये अपनी शान रफ्ता खो चुकी है। नवाब बाजार से होते हुए 2.8 किलोमीटर लंबी ये नहर शहर खास के कल्ब से गुजरती है। महकमा आबपाशी और फ्लड कंट्रोल इस नहर की साफ सफाई पर लगभग 20 लाख रुपए सर्व कर रहा है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और डीसी श्रीनगर इसकी बहाली में खास तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं। तो हमने पूरे जिले श्रीनगर में वाटर बॉडीज को रेस्टोर करने का काम शुरू किया हुआ है और कटकुल का काम भी लगभग 500 क्यूबिक मीटर अभी तक इसमें से मलबा निकाला गया है। तो मलबा निकालकर या मलबे से निकालकर इस पूरी कुल को हम दोबारा से इसकी ओरिजिनल पोजीशन में रेस्टोर करेंगे और जो डेड, एक तरीके से मैं कहूँगा कि डेड कुल है, इसको दोबारा से ज़िंदगी बख्शी जाएगी। सिर्फ टूरिज़्म को बढ़ावा ही नहीं मिलेगा बल्कि हमारे जो नौजवान हैं उनको रोज़गार भी मिलेगा, जो हमारे शिकारे वाले हैं उनको रोज़गार मिलेगा। जब ये पूरी 2.8 किलोमीटर ड्रेजिंग कंप्लीट हो जाएगी तो एक बार फिर से ये जो वाटर बॉडी डेड है ऑलमोस्ट फिर से जिंदा हो जाएगी। कश्ती के जरिए श्रीनगर के पुराने शहर की सैर करने वाले मकामी अफराद और सयाहों के लिए कुटकुल खास तवज्जो का मरकज रहती थी। पुराने वक्तों में इस नहर को सामान लाने के लिए भी बखूबी इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बाद में लंबे अरसे तक इस नहर को नजरअंदाज किया गया। आसपास के इलाकों की पूरी गंदगी अब इसी में जाती है, जिससे कि आलूदगी और बदबू का शिकार होने के साथ साथ सुकुड़ती जा रही है। लोगों ने इस मसले पर भी इंतजामिया से खास तवज्जो देने की अपील की है। किश्ती भी उसमें होते थे, इसमें चावल भी आते और पानी इसका पीता भी था उस टाइम 40 साल पहले। आज तो यहाँ इंसान बैठ नहीं सकते, जितना भी कीड़ा कचौरा है वो तो इसमें किसी को मलबा निकलता है वो भी डालता है इसी पानी में, और बहुत लोगों ने इसमें ज्यादा खाया भी है। इसको पैरी तरफ करो, थोड़ा क्लियर करो इसको, जिसे कब्जा किया उसको उठाए कब्जा। अगर ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है तो अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम स्टेप है, ये बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहिए सब आप अगर किसी के साथ भी यहाँ बात करेंगे, खुद भी आप किसी लोकल के साथ बात करेंगे, हर एक चाहेगा इनकी ड्रेजिंग हो प्रॉपरली। जितने भी दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स उनको ये सोचना पड़ेगा ये हमारा सिटी का सीवर इसी में चला जाता है सारा। अच्छा स्टेप है, गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी प्रॉपरली निगाहदाश्त करे। हमारे ज़माने में बहुत साफ थी, आजकल तो ये बहुत गंदी है, लेकिन अब काम लग गया गवर्नमेंट के, हम शुक्रगुजार हैं कि कम से कम 5-6 दिन से हम देख रहे हैं कि सफाई हो रही है। तो हमें भी इसमें कुछ चेंज करने हैं और उनको भी चेंज करने हैं, डस्टबिन रखने हैं हर एक को घर में। जब वो रेंट लेते हैं 1-1 महीने के बाद लेते हैं, हर घर से लेते हैं 100-100 रुपया, उनको डस्टबिन रखने हैं, उनको काम कर रहा है, उनको भी हमें भी हेल्प करना है, उनको भी हेल्प करना है, तभी ये ठीक होगा। इस स्कूल की बहाली का काम मार्च तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है, मगर ओल्ड सिटी में वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से कोई ठोस लाया अमल मुरतब करने तक ये अहम आमी ज़ख़ीरा आलूदगी का शिकार होता रहेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए परवेज भट्ट की रिपोर्ट। सैयद कदल गंदरबल के करीब एक 35 साला शख्स की लाश बरामद हुई। बज़ाहिर वो गैर मकामी मालूम होता है। गांदरबल पुलिस स्टेशन के हुदूद में नामालूम शख्स की लाश पाई गई थी। लाश पड़ी देखकर लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने लाश को जिला अस्पताल गांदरबल मुंतकिल किया और मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज के बाद उस लाश को पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर के मुर्दाखाने में रखा गया। पुलिस ने मुतवफ़ी की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी है। लोगों से कहा गया है कि वो फौत शख्स की शिनाख्त करें। वादी के मारूफ कलमकार आदिल करालावारी इंतकाल कर गए हैं। आदिल करालावारी तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। उनकी मौत के बाद कश्मीर मरकज़ अदब व सक़ाफ़त हेड ऑफिस चरार शरीफ, आज़ाद कल्चरल फोरम चाडोरा, रहीम अदबी फोरम पुलवामा की तरफ से ताज़ियती इजलास मुनक़्क़िद किए गए। आदिल करालावारी का पूरा नाम गुलाम मोहम्मद भट्टा। वो बचपन से ही शेर व शायरी करते थे। मरहूम आदिल करालावारी 1941 में करालवार चाडोरा में पैदा हुए थे। सूफी शायर और गुलरेज के मुसन्निफ मकबूल शाह भी इसी गांव में पैदा हुए थे। आदिल करालावारी की वफात पर कई सरकर्दा अदीबों और शायरों ने इजहार ताज़ियत किया। बीएसएफ ने पाकिस्तानी लड़के को रेंजर्स के हवाले कर दिया। खैरसगाली और इंसानी जज्बे के तहत फौज ने यह कदम उठाया। जिला थर पाकर तहसील नगर पाकर के उधर
अंधेर गांव का ये लड़का घर वालों से झगड़ा करके अपने घर से निकल गया था और सरहद पार करके हिंदुस्तानी हुदूद में आ पहुंचा था। 9 फरवरी की दरमियानी रात नादानिस्तगी में उसने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया। वो काफ़ी थका हुआ था, जिसके बाद बीएसएफ ने उसे ग़िज़ा और पानी फराहम किया था। गरीब घराने का ये लड़का मृगी का शिकार है और उसके 10 भाई बहन हैं। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। 6 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश में आए बर्फीले तूफान की चपेट में आने वाले शुहदा को खराज पेश किया जा रहा है। जिला कठुआ के जंडोर इलाके के 28 साला फौजी जवान अरुण कटल भी शहीद हो गए थे। जवान का जसद खाकी उसके गांव पहुंचाया गया, जिसके बाद रिश्तेदारों और लोगों पर सफ़े मातम बिछ गई। शहीद जवान को पूरे फौजी एजाज के साथ विदा किया गया। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह भी शरीक रहे। उन्होंने कहा कि जानी नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन हुकूमत शहीद के अफराद खाना की हर मुमकिन मदद करेगी। मुझे लगता है कि राष्ट्र इस प्रकार के युवाओं की त्याग का कोई ऋण तो नहीं अदा कर सकता, परंतु हमारे मन में सच्चे लगन के साथ इनके प्रति श्रद्धा रहे और भारत माता के प्रति समर्पण रहे। कम से कम इतना हम कर सकें, मुझे लगता है वो भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि रही। सरकार के पास एक प्रकार की पद्धति है, उसके अनुकूल सेना की ओर से भी और सरकार की ओर से भी भरपूर प्रयास किया जाएगा। अब जो जान की भरपाई है वो तो पूरी नहीं की जा सकती। 6 साल सिर्फ अरसा हुआ इस नौजवान का सर्विस में, और 6 साल के बाद इस नौजवान बच्चे की शहादत हो गई, शहीद हो गए, और एक बड़ा बड़ी मैं कहता घाटा है हमें और उस परिवार को बहुत ज़बरदस्त घाटा है। 7 शहीद एहलकारों में 2 का ताल्लुक अखनूर से था। उधर अखनूर में सिपाही विशाल शर्मा का जसद खाकी जब उनके गांव पहुंचाया गया तो वहां कोहराम मच गया। नौजवानों ने तिरंगा लहराकर शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया और रैली निकाली। शहीद के घर वालों ने रो रो कर अपना हाल बुरा खेर लिया। शहीद फौजी जवान का दीदार करने के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा थे। फौजी जवानों ने अपने साथी को खराज पेश करने के लिए सलामी दी। इस दौरान सबकी आंखें नम हो गईं। अखनूर के ही रहने वाले हवालदार जुगल किशोर भी सानहे में जान गंवा चुके हैं। हम जो ट्रेनिंग के बीच में सिखाते थे, जो भी ट्रेनिंग देते थे, और अपनी ट्रेनिंग वो ईमानदारी से और वफादारी से करते थे और अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते थे। और आज विशाल शर्मा इस दुनिया में नहीं है, और विशाल शर्मा की आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे और उनके माता पिता को इस सदमे को निपटने के लिए शक्ति दे। लाल चौक श्रीनगर में फौज के आखिर कब तक नारे के तहत मशाल एहतजाज का एहतमाम किया गया। बानीपुरा में कल मिलिटेंटों के हाथों जुबैर अहमद नामी पुलिस एहलकार की हलाकत के खिलाफ एहतजाज किया गया। इसमें काफ़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में तशद्दुद को ख़त्म करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की घिनौनी साजिश है, हमारे बच्चों को प्रोवोक करते हैं, उनके हाथों में गन दिया है, आप अपने ही भाई को मारो। अब कल जो मर गया है एसपीओ था, वो एसपीओ ड्राइवर था, पुलिस का आदमी, वो भी हमारा भाई था, मुसलमान था। उसको तो कौन सी खता थी, उसकी क्या गलती थी? गाड़ी का ड्राइवर था, राह चलते उस पर ग्रेनेड फेंका गया और उसको मारा गया। लेकिन ये खून का बदला खून जरूर लेता है, और इसमें अगर इंसान कितना भी चाहे कि हम यहाँ कितने भी लोगों को मारेंगे, लेकिन ये कश्मीर खत्म नहीं होगा। यहाँ अगर दिन में 50 भी मरेंगे, कश्मीर खत्म नहीं होगा, हमारा भारत खत्म नहीं होगा। क्या वो मुसलमान का दोस्त हो सकता है जो एक मुसलमान का खून बहाएगा? आपके वसादत से हमारी अपील है पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को कि इस आखिर कब तक मुहिम का हिस्सा बने और इस कत्ले गारत और ब्लड शेड के खिलाफ आवाज उठाएं। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन अब्दुल गनी वकील ने हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट पर तनकीद की। उनका कहना है कि इस तरह के इक़दाम से लोगों में अदम एतमाद पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की ख्वाहिशात को बालाए ताक रख कर जम्मू कश्मीर के ताने बाने को ख़त्म करना चाहती है। कमीशन जो मौजूद है मसौदा सामने आया, इससे लग रहा है कि
जो सरकार है, जो डिलिमिटेशन कमीशन जो है, वो यहाँ के ताना बानों को तहस नहस कर रहा है। तो इसलिए फ़ायदा कहाँ है, बल्कि इससे ऐसा लग रहा है कि वो सीरियस नहीं है जम्मू कश्मीर के जो मसलों को हल करने में। हालांकि चाहिए था ये कि मतलब स्टेटहुड को ग्रांट करना चाहिए अगर इलेक्शन से के पहले। अब जो इस वक्त जो, क्योंकि लोगों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो सकती थी इलेक्शन में, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। और डिलिमिटेशन का जो आज मसवदा है, अगर ये मसवदा बरकरार रहा तो अगेन इससे वोट परसेंटेज जो है वो कम होती जाएगी। जिला भंज के मेंढर सब डिवीजन मरकज पर पहाड़ी कबीले के लोगों ने मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। इन लोगों ने शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने की मांग की। मुजाहिरीन ने डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से उनकी तीनों असेंबली सीटें एसटीज के लिए रिजर्व किए जाने पर नाराजगी जाहिर की। आबादी है जी पहाड़ी तबके लोग, अगर ये लोगों की सीटा रिजर्व हुई तो लेना जो सारा सिस्टम धर्म भरम हो जाए, ये लोग कड़े पास जा सकते। अगर तुम्हें देनी है रिजर्वेशन तो इन्हें जो सारा इलाका जो रजौरी पुंछ शेड्यूल करा दिता जाए ताकि आपस में कंटेस्ट करा ताकि कोई जीता पहाड़ी जीता या कुछ भैया वो अपने बल बोते पर वो इलेक्शन जीते। लिहाजा मैं अपील करना चाहना है सरकार ही जनाब गवर्नर साहब ही कि जड़ा भी है, एक तो थोड़ा बड़ा मसला है शेड्यूल ट्राइब दिता जाए, साढ़े बच्चों का मसला भी है तो साढ़े बच्चे जो उन्होंने बड़ी बहुत बड़ी ज्यादती है कि साढ़े बच्चे चंद नंबर की वजह जो रही जाने तो दूसरे जोड़े बच्चे दिन ब दिन अगे बढ़ रहे हैं तो उनमें थोड़ा बड़ा नुकसान है। साढ़े बच्चों ने मराल डाउन है और साढ़े बच्चे जो गलत रस्ते पर चल रहे हैं। कश्मीर में 85% MSMEs बंद हो जाने के दहाने पर पहुंच चुकी हैं। FCI ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी। तंजीम के सदर शाहिद कामिली के मुताबिक मौजूदा हुकूमत वादी में सनतों की बका के लिए संजीदा नहीं है। उन्होंने कहा कि सनतों की पॉलिसियां आए दिन तब्दील कर दी जाती हैं और इंडस्ट्रियल यूनिट होल्डर्स पर नए टैक्स आयद किए जा रहे हैं। सरकार को ये बात कहना चाहते हैं कि आप सीरियसली हमारे साथ स्टेक होल्डर को बुलाइए, स्टेक होल्डर का देख लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है इस फोरम से बोल के कि इन 2 साल में कोई इन्वेस्टमेंट इधर न आएगी, क्योंकि जब माहौल ही नहीं है काम करने का। हमारे जो कारखानेदार हैं सब ताला बंद करके बैठे हैं, क्योंकि जो हमारे पास मार्केटिंग का जो हम माल बना रहे हैं वो इतना महंगा बन रहा है कि वो हम बेच ही नहीं पा रहे हैं किसी को। हम सरकार को 10 बार मिलने की कोशिश की, बोला कि साहब हमारा कुछ देख लो आप, वो कह रहे हैं कि साहब ये तो आप छोड़ो, अब आप जेम पोर्टल पे आ जाओ। ये तो है ही नहीं कोई मसला कि जेम पोर्टल पे जो मेरा मटेरियल इधर आता है वो तो 30% 40% से इधर मुझे महंगा मिलता है। 10-10 दिन ट्रांसपोर्ट में लगते हैं, फिर कब बनाएंगे? एक शिफ्ट आता है 6-7 घंटे का टोटल शिफ्ट है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मामूर तामीराती कंपनियों की जानिब से मजदूरों को सरकारी कवानीन व ज़वाबित के मुताबिक तनख्वाह न देने के खिलाफ मजदूर यूनियन 84 दिन से एहतजाज पर है। मजदूर यूनियन ने आज शाहराह को बंद करने की कोशिश की, ताहम इंतजामिया ने इसको नाकाम बना दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें अपने हुकूक और बुनियादी तनख्वाहों से भी महरूम रखा गया है। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मामले को इंतजामिया और लेबर कमिश्नर के साथ उठाया गया है। बड़े दर्द से हैं इस कंपनी में, नागर सिंह के साथ रहे, HCC के साथ, अरे कोई मानता ही नहीं। लेबर एक्ट की धज्जियां उड़ाई, पैरों तले रोंदा जा रहा है इस लेबर एक्ट को। अरे हम तो वो मांग रहे थे कि पेट भर के खाना, हम और कुछ नहीं। इस NH की आड़ में जनाब इन्होंने बड़ों को खत्म कर ले, एजेंट बने हुए हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए था। आज तहसीलदार साहब आए, मोस्ट वेलकम, लेकिन इससे पहले भी आना चाहिए था। सबसे पहले मैं 30 नवंबर को जब हमने मीडिया के सामने अपना बयान रखा तो उस टाइम जो है हमारे रामन के ALC आए, उन्होंने हमें बोला कि आप अपना केस डाल दो, और उन्होंने हमें मिसगाइड करके 1.5 महीने बेवकूफ़ बना कर रखा। DC साहब ने मेरे को डायरेक्शन दी कि आप जो मैटर है वो रीजनल लेबर कमिश्नर साहब के साथ टेकअप कीजिए। सेंट्रल मिनिमम वेजेस एक्ट देखते हैं। तवी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के काम शुरू हो चुके हैं। जम्मू में LG मनोज सिन्हा ने तवी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। LG ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क भर में बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए बन रहे प्रोजेक्टों के तजुर्बात से फ़ायदा उठाया जा रहा है। जदीद तकनीकों को बरकार लाकर तवी रिवर फ्रंट को तरक्की दी जाएगी। जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन
एसोसिएशन ने श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन ने महकमे तालीम में ZEOs की मुस्तकिली का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि 2008 से कोई रेगुलराइजेशन नहीं हुई है। एहतजाजियों ने कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन से अपील की है कि उनके DPCs बगैर किसी ताखीर के जारी किए जाएं। 5-6 से कुछ पेंडिंग है, उनकी रेगुलराइजेशन अभी तक नहीं। बहुत सारे मर गए, 90% रिटायर हुए हैं, 10% के करीब इन सर्विस है, उनके पास टाइम नहीं है। अब हम रिटायर्ड लोगों ने ही ये बेड़ा उठाया कि हम ही आगे चले ताकि कुछ इंसाफ तो मिले। अब मरने के बाद भी अगर हमें नहीं मिल रहा इंसाफ तो फिर क्या फायदा हमारा काम करने का। इतने फिर भी यहाँ इस इंस्ट्रक्शन की वहाँ धज्जियाँ उड़ाई रही हैं, अमल इन पे नहीं हो रहा है कुछ भी। तो हम सेक्रेटरीट के चक्कर लगाते रहे हैं। हम LG साहब से भी लास्ट ईयर मिले जनवरी में, उन्होंने भी इंस्ट्रक्शंस दे दी, लेकिन फाइलें भी कंप्लीट हैं सारी, लेकिन DPC क्यों नहीं हो रहा, हम इस पे ताज्जुब हैं। बानीपुरा के सरहदी इलाके तुलेल में बडवाब के लोगों ने इल्जाम लगाया कि इलाके में मौजूद सेहत मरकज को मुस्तकिल मुलाजमीन के बजाय रजाकार चला रहे हैं। लोगों का कहना था कि मरकज में जरूरत के मुताबिक अमला दस्तियाब न होने की वजह से अब लोग इलाज के लिए फौज के पास जा रहे हैं। इस मामले पर BMO गुरेज डॉक्टर ताहिरा ने न्यूज़ 18 उर्दू को फोन पर बताया कि सब सेंटर पर डॉक्टर का पोस्ट नहीं होता है। मरकज में मेडिकल असिस्टेंट की असामी खाली है। मरकज में मौजूद 3 लोगों के बारे में BMO का कहना था कि उनमें से एक NYC, एक HDF मुलाजिम और एक रजाकार है। BMO का कहना था कि सेहत मरकज की एक मुलाजिमा जजगी की छुट्टी पर है। BMO साहब से इसके बारे में रब्ता किया था, लेकिन BMO साहब ने कोई हमें जवाब नहीं दिया। वो हर बार हमें टिरका रही है और हर बार हम बड़ी मुश्किलात के दो चार हैं। यहाँ पर कोई भी पेशेंट होता है, दवाई के लिए हम तरसते हैं। बड़ी मुश्किल के साथ हमें आर्मी से थोड़ा बहुत मेडिसिन मिलता है, इसलिए हम आला गुजारिश करते हैं, आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके यहाँ पर हमें कोई मेडिकल असिस्टेंट भेज दिए। इस वक्त हम बड़ा डिस्पेंसरी के सामने मौजूद हैं। यहाँ पे हमें कोई मेडिसिन की सुविधा नहीं है, हमें कोई NO नहीं है। हमने बार बार BMO साहब से गुजारिश की कि हमें यहाँ पे NO दिया जाए ताकि हमारे पेशेंट इस वक्त 99% लोग जो हैं इस वक्त बीमार हैं। इसलिए हमने बार बार इससे गुजारिश की, इसने कोई हमारी बात को तवज्जो नहीं दिया। यहाँ परमानेंट कोई गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं है। हमने कई बार आला हुकाम से गुजारिश की, हमने BMO गुरेज से गुजारिश की, कम से कम एक मेडिकल असिस्टेंट यहाँ पर होना चाहिए जो ट्रेनर हो, जो कम से कम फर्स्ट एड यहाँ के लोगों को दे देगा। जालंधर पंजाब से ताल्लुक रखने वाली अंबिका ने लोगों में कोविड वैक्सीन से मुताल्लिक बेदारी पैदा करने की गर्ज से एक मुहिम शुरू की है। अंबिका ने इस सिलसिले में कश्मीर से कन्याकुमारी और वापस कन्याकुमारी से कश्मीर तक बाइक पर सफर करने की मुहिम शुरू की। यह सफर वो अकेले तय कर रही हैं। अंबिका का कहना है कि उसके अहल खाना और दीगर राइडर्स से उन्हें इस मुहिम में भरपूर ताउन मिल रहा है। देखते हुए जैसे अभी संजीवनी कह सकते हैं कि जो वैक्सीनेशन ड्रॉप किया है पूरे वर्ल्ड वाइड और जिसका सक्सेसफुली आज हम फिर दोबारा से बाहर निकल पाए हैं, तो मैं एक्चुअली सोलो राइड प्लान कर रही हूँ कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, देन बैक टू कन्याकुमारी टू कश्मीर। तो मेरा ये मोटो है कि इस वैक्सीनेशन की ड्राइव को मैं जहाँ पे भी रुकती हूँ, जहाँ पे भी मेरे को फीमेल्स या कोई मेरे भाई बंधु मिलते हैं, तो उनको मैं ये ड्राइव के बारे में बता सकूँ ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेटेड हों और अपने आप को और लोगों को भी सेव करें। जिला पुलवामा के रहमू पंचायती हल्के में होने वाली ग्राम सभा में सभी सरकारी महकमों के नुमाइंदे न होने की वजह से अवामी हल्कों में तशवीश पाई जा रही है। बीजेपी सरपंच नज़ीर अहमद डार की सरबराही में रहमू की ग्राम सभा होनी थी, लेकिन ग्राम सभा में सभी सरकारी महकमों के नुमाइंदे मौजूद न होने की वजह से ग्राम सभा को मनसूख किया गया है। इसकी वजह से मकामी आबादी में काफ़ी गुस्सा पाया गया। सूर्य पट कर बीच मीटिंग सर सूर्य पत जाय अंदे बंड दिमो डंग दिमो कह दिमो सर गसान अकिस गरस तम सो डिपार्टमेंट एजुकेशन ऑफिसर न कह चीज न बिल्कुल कत कराओ तमो कहीं। वाइल्ड लाइफ सेंट्रल डिवीजन श्रीनगर की जानिब से JK ग्रीन ड्राइव के तहत कोहनमू चेक संगरी के जंगली इलाके में 60,000 पौधे लगाने की मुहिम शुरू की गई है। वाइल्ड लाइफ वार्डन अल्ताफ हुसैन ने DDC मेंबर व दीगर अफसरान के हमरा इसका आगाज किया। सरकर्दा शहरियों और नौजवानों ने भी शिरकत की। फ्रूट बियरिंग प्लांट्स की प्लांटेशन करते हैं, इससे आपका एक हैबिटेट जो है प्रॉपर डेवलप होता है, जहाँ पे हमारे जो जंगली जानवर हैं उनको जो है ग़िज़ा मिल सकती है या उनकी फूड अवेलेबिलिटी जो है सही रह सकती है। तो उसके साथ साथ हमारा जो बेसिकली यहाँ पे एक देवदार रहता है या फिर जो है केल रहता है जिनको हम कॉनिफर प्लांट्स कहते हैं, तो बीच बीच में हम वो प्लांट्स भी यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं।
भदोरा में कोर हेडक्वार्टर नगरोटा राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट की हिदायत पर एक रोज़ा मीडिया इंटरैक्शन मीट मुनक्किद की गई। फौज और आम लोगों के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए ये इजलास मुनक्किद किया गया। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और न्यूज़ वेब पोर्टल से वाबस्ता अफराद शरीक रहे। मीडिया नुमाइंदों और फौज के बीच बेहतर तालमेल के जरिए चिनाब के दूर उफ्तादा इलाकों में मुकीम ज़रूरतमंदों को मदद पहुँचाने पर जोर दिया गया। कर्नल रजत परमार ने बताया कि नाकाबिल रसाई इलाकों में फौज ने जदीद मंसूबे शुरू किए हैं। पूरी इंडियन आर्मी का बहुत बहुत मशकूर हूँ जो इस किस्म के इक़दाम उठा रहे हैं। सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं बल्कि जो भी सेक्टर हैं, जिस सेक्टर में भी आप जाओ, गरीबों को देखो, जो भी गरीब हैं या कोई तूफ़ानी आफत आती है आसमान की तरफ से, चाहे वो बर्फ़ हो, बारिश हो, तो इंडियन आर्मी सबसे आगे होती है अपना जान का जोखिम लेकर। हमारी बहुत मदद कर रही है सर। जो हम पहाड़ों पर एसटी के लोग रहते हैं, जहाँ हमें ज़रूरत हमें पड़ी, जहाँ भी जिस वक्त भी फ़ोन किया उस वक्त भी हमारी मदद के लिए बिल्कुल फुल तैयार रहते हैं। जो कंट्रीब्यूशन रहा है आर्मी का या 4RR का भदोरा की डेवलपमेंट में, और इसके साथ में ही ये जो ट्रेनिंग कंपोनेंट है स्किल डेवलपमेंट में, उस सेक्टर में भी दे आर आल्सो परफॉर्मिंग वेरी। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कलंतरा टंगमर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले शोएब रशीद मलिक ने स्नो बोर्डिंग, नेशनल स्कीइंग, ओलित उत्तराखंड में ज्वाइंट सलालम और सलालम का खिताब अपने नाम किया। 18 साल शोएब रशीद जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी कर रहे थे। शोएब ने सलालम और ज्वाइंट सलालम में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। शोएब ने इससे पहले भी कई कौमी और बैनुल अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लिया। शोएब की कामयाबी पर लोग उनकी सराहना कर रहे हैं। शोएब ने गुलमर्ग से ही स्कीइंग की तरबियत हासिल की है। उधर बीजिंग में कल होने वाले ओलंपिक्स के स्कीइंग मुकाबलों में आरिफ खान हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले हैं। आरिफ खान की कामयाबी के लिए वादी के नौजवानों ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गुलमर्ग में स्कीयर्स और वादी के दीगर नौजवान उनकी कामयाबी और गोल्ड मेडल के लिए दुआ कर रहे हैं। वाज़ेह के आरिफ खान टंगमर्ग के गोईवारा हाजी बल से ताल्लुक़ रखते हैं। जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आरिफ खान इन्हीं स्लोप से उसने स्कीइंग यहाँ से जब वो 4 साल के थे उन्होंने स्कीइंग यहाँ से ही शुरू की है, और वो इंडिया के लोन एथलीट है जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीजिंग ओलंपिक्स में, जिसमें जेंट सलालम और सलालम में वो सिलेक्ट हुए 13 और 16 को। एंड वी होप कि वो गोल्ड मेडल लाई वहाँ से, और हमारी बेस्ट विश उसके साथ है। जी, एक्चुअली मैं भी प्राउड फील कर रहा हूँ क्योंकि आरिफ जो है वो इन्हीं पहाड़ों से है, इन्हीं पहाड़ों में उसने भी सीखा है, हमारे साथ सीखा है, तो हमारी जो बेस्ट विशेस उसके साथ हैं। इवन कि आप समझो कश्मीर के बेस्ट विशेस, गुलमर्ग के बेस्ट और पूरी कंट्री के बेस्ट विशेस आरिफ के साथ हैं। आरिफ डू वेल, वी आर ऑल विद यू। हर एक, मैं ही नहीं, हर एक गुलमर्ग का जो भी स्कीयर है तो वो आरिफ भाई के लिए दुआ करता है कि वो वहाँ पर गोल्ड मेडल हासिल करे, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। लेह में आइस हॉकी कप का इफ्तिताह हुआ। लद्दाख पहाड़ी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन ने 15वीं CEC कप आइस हॉकी चैंपियनशिप का आगाज किया। टी आंचुक ने खिलाड़ियों के जोश जज्बे और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की काविशों को सराहा। उन्होंने बताया कि हिल काउंसिल खिते में आइस हॉकी को फरोग देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। जोनल फिजिकल एजुकेशन अफसर आबिद अली, कमांडेंट ITBP सुरेश बोरक, सेकेंड इन कमांड ITBP गौतम शर्मा, पुलिस हुकाम और यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के मुताल्लिकीन मौजूद रहे। कोविड के पेश नज़र सिर्फ खिलाड़ी, माविन अमला और ऑफिशियल एंट्री पासेस वाले अफसरान को ही मैदान में दाखिल होने की इजाज़त रही। यहाँ पर अभी कोई 40 करोड़ के लगभग यहाँ पे इसका सेक्शन हुआ है। इसका रूफिंग करना है, ट्रस लगाना है, और यहाँ पे बैठने का, लाइटिंग का, सब कुछ यहाँ पे वेल इक्विप्ड हो जाएगा इसमें। और बाहर कंट्री साइड में पूरे ब्लॉक लेवल पे एक आईएसओ की रिंग बनाने जा रहे हैं। हर एक कौंसल अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना हो सके मैक्सिमम आईएसओ की रिंग अपने CCBF से बना रहा है अभी। इस लेवल पे मुझे लगता है कि हर एक गांव में से कुछ ना कोई प्लेयर निकल के आएंगे और स्कूल लेवल पे टूर्नामेंट करने का हमें मौका मिलेंगे। करगिल में एग्जीक्यूटिव काउंसलर टूरिज्म इंजीनियर फुनचुक ताशी ने TT चोमिक गांव में आरजी आइस हॉकी रिंक का मुआयना किया। उन्होंने सरमाई खेलों को फरोग देने वाले लोगों की इस्तदाइश की। विलेज वेलफेयर कमेटी ने बताया कि यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने यह रिंक तामीर कराया है।
इसे गर्मियों में पानी के टैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट करगिल गुलाम मोहम्मद, डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद हुसैन रहनुमा के अलावा दीगर मौजूद थे। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में खातून को स्ट्रेचर पर लेटाकर और 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर हेलीपैड तक पहुंचाया गया। तफसीलात के मुताबिक बडुआब तुलैल से ताल्लुक रखने वाली फजली बेगम नामी मरीजा को इलाज मुआलजे के लिए बांडीपुरा मुंतकिल करना था। फौज ने बीएमओ गुरेज के हमरा मरीजा को हेलीपैड तक पहुंचाया। बाद में उसे परवाज के जरिए बांडीपुरा मुंतकिल किया गया। अंजुमन नुसरतुल इस्लाम की जानिब से मरहूम मीरवाइज रसूल शाह को खराज अक़ीदत पेश किया गया। उनकी बरसी के मौके पर उन्हें याद किया गया। इस हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। अंजुमन के सदर मीरवाइज उमर फारूक मुसलसल नज़रबंद होने की वजह से वो इस तकरीब में हिस्सा नहीं ले पाए। तकरीब की सदारत अंजुमन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अल्ताफ ने की। खासी तादाद में दीगर लोग भी शरीक रहे। कोविड SOPs का खास ख्याल रखा गया। लद्दाखी पहाड़ी काउंसिल करगिल ने चीफ एजुकेशन अफसर नज़ीर अहमद वानी के लिए विदाई तकरीब मुनक्किद की। हाल ही में उनका जम्मू कश्मीर को तबादला कर दिया गया। तालीम के मैदान में उनकी तरफ से दी गई खिदमात की सताइश करते हुए नज़ीर अहमद वानी से शुरका ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदार इस प्रोग्राम में शरीक थे। वानी ने सबका शुक्रिया अदा किया। दूधकलन त्राल में आज एक अवामी दरबार मुनक्किद हुआ। इसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शबीर अहमद रैना ने की। लोगों ने इलाके के मसाइल के हवाले से रैना को आगाह किया। ADC ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। जिला भुंज के 100 कबायली किसानों को शजरकारी के लिए पौधे और माविन सामान के अलावा किट्स फराहम की गई। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हार्टिकल्चर ने कृषि विज्ञान केंद्र के इश्तराक से ये सामान तकसीम करने का नज़्म किया था। इदारे के साइंसदानों ने इन काश्तकारों को बागबानी के मुफीद तरीक़ों से आगाह किया। उन्हें बताया कि वो अपनी आमदनी को कैसे दुगना कर सकते हैं। इस्तेफादा कुनंदगान ने वज़ीर आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया। DC बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा ने अगले तालीमी सेशन के लिए स्कूलों और कॉलेजों को दोबारा खोलने की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने जिले भर के तालीमी इदारों में कोविड SOPs पर सख्ती से अमल करने पर जोर दिया। उन्होंने कॉलेज और स्कूलों के सरबराहान के इजलास की सदारत करते हुए उन्हें हिदायत दी। SSP बडगाम, SDMs, डिग्री कॉलेजों के प्रिंसिपल, CEOs, CMO के अलावा दीगर अफसरान ने शिरकत की। तमाम SOPs पर अमल किया जाना चाहिए। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।